Hello learners, welcome to the channel Genius Grid. Today I am going to teach you a very important topic, that is microorganism. It is in the course content of 8th grade students and the title of that chapter is microorganism friend and foe. तो फो क्या होता है, मतलब आपको पता है? फो मतलब मेरे को भी काफ़ी टाइम तक नहीं पता था. फो इज़ द वर्ड दैट इज़ सिनोनिम टू एनिमी, मतलब जो दुश्मन होता है तो उसका मतलब इंग्लिश वर्ड है फो. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड भी हैं, मतलब हमारे दोस्त भी हैं, और हमारे दुश्मन भी हैं. तो ये सारा जो है ये मतलब चैप्टर है इसी चीज़ पे मतलब है कि कैसे वो हमारी वेरियस एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं और कैसे हमारे लिए हार्मफुल भी प्रूव होते हैं. तो ये वाला जो कोर्स है, आई हैव ट्राइड टू मेक 3 or 4 वीडियोज़ ऑफ दिस कंप्लीट चैप्टर, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. तो आप बेसिकली इसको बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहीं नहीं ख़त्म हो जाते. ये आपकी हायर स्टडीज़ जब भी आप करेंगे तो उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. तो यहाँ पे बहुत लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे आपके आसपास हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और इंसेक्ट्स हैं जिसको हम देख पा रहे हैं, आराम से देख पा रहे हैं. बट कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रो, मतलब छोटे छोटे, बिल्कुल माइक्रो, जो बिल्कुल देख नहीं पाते उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या उनको माइक्रोब्स कहते हैं. तो उसने क्या बताया? ड्यूरिंग रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface get covered with grayish white patches. तो कभी भी जब ह्यूमिडिटी होती है या रेनी सीजन होता है, जो आपके घर में ब्रेड पड़ी होती है, अगर आप उसको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा टाइम रखते हैं तो वो स्पॉइल हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रीन कलर के पैचेस आ जाते हैं. और वो क्यों आ जाते हैं? कि उसके ऊपर माइक्रोब्स एक्ट करते हैं, मतलब उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है. क्योंकि रेनी सीजन्स में क्या होता है कि उनको ऐसी कंडीशंस मिल जाती है माइक्रोब्स को के फेवरेबल कंडीशन, और वो उसके ऊपर ग्रो कर जाती है और आपको वो ग्रेइश पैचेस टाइप में दिखने लगता है. अब इसी बुक में आपकी एक्टिविटी दी हुई है कि कलेक्ट सम मॉइस्ट सैंपल फ्रॉम फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट. कुछ सैंपल लेके आइए वीट, मतलब ये सॉइल का, आप फील्ड से, और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व कीजिए. तो ये आपकी दी हुई तो है एक्टिविटी, बट ये आप घर पे तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे घर पे कहाँ होते हैं माइक्रोस्कोप्स. तो ये एक्टिविटी आपको स्कूल वाले ही कराएंगे, और कराएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समझने के लिए आपको ये सब चीज़ें माइक्रोस्कोप के नीचे देखनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कंप्लीटली उसको समझ पाएँ. तो आप जो माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे ना, उसी से आपको उनका स्ट्रक्चर और उनकी टाइप से समझ आएगा. दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई. तो ये मैंने आपको बताया ही है, ये इतने स्मॉल है, माइक्रो 10⁻⁻⁶, मतलब एक ढंग से इतने स्मॉल हैं कि आप इसको देख ही नहीं सकते. और सम ऑफ दिस सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास. तो जैसे कि ये मैंने बताया था, ब्रेड पे रेनी सीजन के दौरान क्या एक पैचेस हो जाते हैं, इनको तो आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास मिलता है ना, जो लेंस टाइप से, जैसे हम सर्च करते रहते हैं या खोजबीन वाले लोग अपने आँख के आगे लगाए रखते हैं, उससे देख सकते हैं. लेकिन कई जो बाकी हैं वो कभी भी माइक्रोस्कोप के बिना आप देख ही नहीं सकते. तो इसीलिए जैसे पहले बताया, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. अब ये बहुत अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है. दीज आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 मेजर ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकंड इज प्रोटोजोआ, थर्ड इज फंजाई एंड फोर्थ वन इज एल्गी. तो ये 4 ग्रुप में डिवाइड हुआ, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड एल्गी.
तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, मतलब जो ये माइक्रोब्स के एक पार्ट हैं, तो माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया को भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो कहते हैं। बैक्टीरिया आर टाइनी एंड गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। तो टाइनी तो है ही, हमें पता है क्योंकि माइक्रो हैं। तो ये छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड या न्यूट्रिएंट्स एनवायरनमेंट से लेते हैं। एंड सेकंड वन इज प्रोटोजोआ। ये क्या है, दे आर बिगर देन बैक्टीरिया, और इनके अंदर एक न्यूक्लियस भी होती है। तो बैक्टीरिया के अंदर मतलब न्यूक्लियस नहीं होती, उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो ऐसे ही पड़ा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। प्रोटोजोआ में एक न्यूक्लियस होती है और ये बैक्टीरिया से थोड़े से बड़े, मतलब ये बैक्टीरिया के बड़े भाई हैं। एंड थर्ड इज फंजाई। दे गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स, फूड एंड एनिमल्स इन डैम्प एंड वार्म एंड एनवायरनमेंट्स। तो फंजाई तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये भी क्या होते हैं, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब एक सेल के भी बने हो सकते हैं और बहुत सारे सेल्स के भी बने हो सकते हैं। और ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट से और एनिमल से। तो मैं अभी आपको आगे डिटेल में इनका बताऊंगी। एंड फोर्थ वन दैट इज एल्गी। एल्गी भी हम पहले पढ़ चुके हैं, स्पाइरोगेरा वगैरह, जो क्या करता है मतलब अपनी फ्रेगमेंटेशन या बडिंग, इन सब चीज़ों से ये ग्रो करता है। एल्गी आर प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म डिराइव एनर्जी वाया फोटोसिंथेसिस। तो ये है ही, एल्गी कहाँ होती है, पॉन्ड्स वगैरह में, जैसे काई काई टाइप से पैचेस टाइप होते हैं ये। तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब ये अपनी फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बना सकते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहला हमारा क्या था, माइक्रोब, दैट वाज बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या था, ये देखिए, बैक्टीरिया आर टाइनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। जैसे कि बताया है कि बैक्टीरिया एक छोटे से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस जैसे दिखाया हुआ है ना ये। तो ये अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, जो उनके आसपास का एनवायरनमेंट होता है। इनके अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो इनका तो जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो इनका डीएनए या न्यूक्लियर मटेरियल होता है, तो वो जस्ट ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। दे डोंट हैव ए न्यूक्लियस। Second is fungus. Fungi are multi-celled plant-like organism. फंगाई क्या होता है, एक मल्टी सेल्ड मतलब बहुत सारे सेल्स का बना प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। ए फंगस गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स, फूड एंड एनिमल्स इन डैम्प एंड वार्म एनवायरनमेंट। ये देखिए, जो ये दिखाया हुआ है ना, स्पाइरोगेरा टाइप से दिखाया हुआ है, ये अपने रूट्स को फैला देते हैं, जिनको हम हाइफा कहते हैं, और ये ब्रेड पे ग्रो करने लगते हैं और सारे में स्प्रेड कर जाते हैं, और उससे ही ये अपना मतलब डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड लेते हैं। तो ये मैं एक ढंग से आपको टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स करा रही हूँ। एंड थर्ड वन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक सिंगल सेल्ड होते हैं बट बैक्टीरिया से बड़े होते हैं और इनके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। और क्यों, फिर इसीलिए उनको कहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं कि जैसे कि ये प्लांट्स या एनिमल सेल के टाइप से ही होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। फोर्थ वन इज एल्गी। एल्गी जैसे स्पाइरोगेरा जो पॉन्ड्स में प्रेजेंट है, ग्रीन टाइप की काई कहते हैं इसको, और ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करती है और अपना फूड खुद सिंथेसाइज करती है। तो ये चार टाइप के एक ढंग से माइक्रोब्स थे। और एक और इस कैटेगरी में हम गिन सकते हैं, दैट इज वायरसेस। बट कई बार हम इसमें काउंट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, कई बार हम नहीं भी करते। क्यों? क्योंकि viruses are also microscopic but they are different from other microorganisms। हैं तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक के, आप इनको केवल माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, बट ये मतलब डिफरेंट है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इनसे मतलब बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पाइरो, ये क्या था, एल्गी और प्रोटोजोआ, इन सबसे ये डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये क्योंकि जो बाहर, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर ये प्रेजेंट है, मतलब आउटसाइड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तब इनको हम नॉन लिविंग फॉर्म में गिनते हैं कि ये है ही नहीं, मतलब इनका कोई वजूद ही नहीं है, ये मरे हुए हैं। बट जब भी ये इंसान या किसी भी एनिमल या प्लांट के अंदर, उनके सेल्स के अंदर ये घुस जाते हैं, तो ये लिविंग
लिविंग फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये एक ढंग से लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में है। ये लेकिन जब भी ये किसी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में एंटर कर जाते हैं तो ये काफ़ी डिजीज़ हमारे को स्प्रेड कर सकते हैं, जैसे कि कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, कफ है, ये सब इनका ही दिया हुआ है। मतलब ये वायरसेस वैसे तो हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में काउंट कर रहे हैं, मतलब हम सोच रहे हैं बिचारे हैं, बट ये बिचारे नहीं हैं। जितने भी हम लोग कफ कोल्ड से शिकार होते हैं ये इन सब की ही देन है। और जो ये पोलियो डिजीज़ है जिससे बच्चे की टांग खराब हो जाती है और चल नहीं पाते, तो ये भी, और चिकन पॉक्स एक बहुत मतलब सीवियर डिजीज़ है, ये भी एक वायरसेस की ही ये देन है। तो ये हमने कवर किए हैं कि भाई हाँ जी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हैं। ये देखिए ये वाली जो आपकी स्लाइड है वायरसेस की, मतलब आपको डायग्राम दिखा रहा है। वायरसेस का क्या होता है कि इसका जेनेटिक मटेरियल मतलब जो डीएनए होता है उसको एक प्रोटीन की लेयर बाहर से कैप्सिड मतलब कहते हैं उसको, आपको करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, उसको कवर करती है। मतलब एक कैप्सूल के अंदर इसका डीएनए मटेरियल होता है और इसके पीछे ये स्पाइक सी लगी हुई होती हैं, और ये जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर हो जाता है तो ये ग्रो करने लगता है। अब क्वेश्चन है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं। तो इसका जवाब है कहाँ नहीं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपका बर्फ़ जमी हुई है, बिल्कुल आप ठिठुर रहे हैं, मतलब हम बिल्कुल रह नहीं पा रहे, वहाँ भी रह रहे हैं, और वहाँ पे भी रह रहे हैं जहाँ पे इतना हॉट स्प्रिंग है, मतलब खोलता हुआ पानी है, वहाँ पे भी रह पा रहे हैं। ये डेजर्ट्स में भी रह रहे हैं, मतलब जहाँ पे बिल्कुल रेगिस्तान है, और वहाँ पे भी रह रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल दलदली भूमि है, मतलब मार्शी प्लेसेस हैं। There are also found inside the bodies of animals including humans। तो ये ह्यूमन की जैसे बॉडी है उसके अंदर भी रह रहे हैं। Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely। तो कई ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये तो दूसरों की बॉडी में ही रह पाते हैं, बट कई हैं उनको अपना अकेला रहना पसंद होता है तो वो अकेले भी रह रहे होते हैं। तो ये जो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव था आपको समझ आ गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह रह सकते हैं, और वो मतलब कहते हैं ना कौन सी जगह नहीं मिला, तो वो वाला है, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। अब है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लिए क्या है, जो हमारे अराउंड हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं, जैसे कि बताया था हमारे फ्रेंड भी हैं, और हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। बेनिफिशियल क्या है शायद आप पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो किसी को, एक बैक्टीरिया मैंने मतलब पहले बताया था राइजोबियम, जो हमारे लिए नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है। और हार्मफुल तो है ही, जैसे बताया ये पोलियो, कोई हमारे अंदर चिकन पॉक्स, कोई हमारे अंदर कफ, कोई हमारे अंदर कोल्ड, ये डिजीज दे रहा है, तो दिस वे ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। अब आपका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज फ्रेंडली। पहले हम फ्रेंड्स की बात करेंगे, दुश्मन तो बहुत होते हैं दुनिया में, तो हम पहले फ्रेंड की बात करते हैं कि हाँ जी फ्रेंड क्या होते हैं। यूजफुलनेस, अब क्या है जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए एज फ्रेंड मतलब काम कर रहे हैं, तो वो क्या क्या काम कर रहे हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, एंड सेकेंड इज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स एंड एल्कोहल्स। तो हमारे लिए ब्रेड बना रहे हैं, बटर बना रहे हैं, मतलब इसमें हेल्प कर रहे हैं, और मेडिसिन्स बना पा रहे हैं, ये एल्कोहल बनाने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और दे क्लीन अप द एनवायरनमेंट बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और फोर्थ वन इज इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया ना, एक के बाद एक मैंने पॉइंट बताया, बट मैं इसको डिटेल में बताऊंगी, आप घबराओ मत, मतलब बिल्कुल क्लियर करूंगी ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। तो क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये ब्रेड और डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमारे एज फ्रेंड काम आते हैं, ये कैसे होते हैं। बैक्टीरिया हेल्प इन फर्मेंटेशन विच हेल्प इन मेकिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिल्क लाइक कर्ड, बटर मिल्क, बटर एंड चीज़। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये किसके लिए काम आते हैं। अब चीज़ बनता है हमारा, कर्ड बनती है हमारे घर में, और हमारा बटर मिल्क बनता है। तो ये
फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होती है जो मैं आगे आपको डिफाइन करूंगी, तो ये उनमें बहुत हेल्पफुल है। अगर ये नहीं होंगे तो हमको ये प्रोडक्ट्स मिल ही नहीं सकते। Streptococcus is the most common genus of bacteria that are used in the commercial production of these products। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया का नाम है, मतलब एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। तो ये जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आपको कर्ड मिल रहा है, चीज़ मिल रहा है, तो उनकी जो प्रोसेसिंग है या उनको बनाने में जो बैक्टीरिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस। नाउ इज ब्रेड मेकिंग। अब ब्रेड कैसे मेक हो रही है, मतलब आप कहोगे अच्छा बैक्टीरिया और ब्रेड बना रहा है। हाँ जी, बैक्टीरिया ही ब्रेड बनाने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि अगर इन चीज़ों के अंदर फर्मेंटेशन की प्रोसेस नहीं होती तो ब्रेड बन ही नहीं पाती, उसके अंदर लोफ ही नहीं उठता, मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता। जैसे कि बताया मैंने, स्ट्रेप्टोकोकस है, ये हेल्प करता है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो स्पीशीज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस इज एडेड टू अ डो बिफोर मेकिंग द ब्रेड टू ब्रिंग अबाउट द रिक्वायर्ड फर्मेंटेशन। तो जब हम ब्रेड का डो बनाते हैं, मतलब अगर आपको थोड़े से कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता हो ब्रेड बनाने के, उसके अंदर मैदा डलता है जिसको फ्लोर कहते हैं हम, और उसके अंदर जैसे कि आप बटर कह लो या ऑयल कह लो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं। तो उसके साथ साथ जो एक हम चीज़ डालते हैं वो एक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, या उसकी एक टाइप होती है जो हम ऐड करते हैं ब्रेड के अंदर, ताकि उसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाए। अब ये फर्मेंटेशन मैं कह तो रही हूँ, फर्मेंटेशन क्या होती है, फर्मेंटेशन क्या चीज़ है, ये मैं डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल आप ये सोच लीजिए, जैसे कोई भी चीज़ आपकी नीचे दबी हुई है, उसको फुलाने के लिए, मतलब वो उसका वॉल्यूम रेज हो जाए। जैसे कि आप कई बार आपकी मम्मा वगैरह केक बनाती होंगी तो देखती है ना कि हाँ जी, कुकर में या ओवन में या माइक्रोवेव में कि इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब फूल रहा है, ये ऐसे कहते हैं। तो ब्रेड की मेकिंग में भी जो ये फूलना होता है, मतलब जिसका लोफ कहते हैं इसको, ऊंचा होना, तो वो किस कारण से होता है, एक बैक्टीरिया इसके अंदर एक्ट करता है और वो ही उस चीज़ को उसका वॉल्यूम देता है, और उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। एंड सेम इज विद द मेकिंग ऑफ कर्ड। जो हमारे घर में दही जमती है, आपने कभी दही जमाई है, आप जमा के देखना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हल्का सा पहले पानी, वो दूध को हम वार्म करते हैं, ल्यूक वार्म कहते हैं, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और इसके अंदर कई बार कहते हैं ना, मम्मी भेजते होंगे आपकी पड़ोस में या दुकान पे, थोड़ा सा खट्टा ले आओ। दैट खट्टा इज क्या होता है, वो उसका मतलब बेसिक चीज़ होती है कि आप जो उसके अंदर ऐसी चीज़ डालते हैं जिससे आपका दूध है जो वो कर्ड में या दही में बदल जाता है, और उसको ही हम मतलब क्या कहते हैं कि हमने उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ डाली है जिससे हम कर्ड को, मतलब दूध को कर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब इसको 30-40 डिग्री पे हम मिल्क को गर्म कर लेते हैं, और छोटा सा, जैसे मैंने बताया खट्टा, मतलब ओल्ड कर्ड, मतलब 1 चम्मच मान लीजिए, छोटा सा हम कर्ड उसमें दही डाल देते हैं, तो उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो उस कर्ड के अंदर चला जाता है और वो उसके अंदर ग्रो करके जो मतलब आपका मिल्क था उसको उस फॉर्म में बदल देता है कि वो कर्ड में चेंज हो जाती है। मतलब वो लैक्टोबैसिलस जो आपका बैक्टीरिया है, वो दूध में एक चीज़ होती है जो दूध का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, दैट इज लैक्टोज। तो लैक्टोज को वो लैक्टोबैसिलस जो आपका बैक्टीरिया था, उसने लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। दोबारा से सुनिए इस चीज़ को, जो दूध में, दूध का जैसे जो पतला दूध है आपका, लिक्विड दूध है, उसके अंदर एक चीज़ होती है लैक्टोज, जो जिस पे आपका जो बैक्टीरिया हमने बाय वो खट्टा ऐड किया है, मतलब ओल्ड कर्ड ऐड किया है, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो उस दूध के लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और इस लैक्टिक एसिड के बनने से ही जो ये मिल्क आपका लिक्विड फॉर्म में था, फिर वो सॉलिड फॉर्म, सेमी सॉलिड कह सकते हैं, या उस फॉर्म में बदल के उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। और ये एक बैक्टीरिया ही है। अब फर्मेंटेशन
और ये जो चीज़ है, ये फर्मेंटेशन जो मैं आपको बता रही हूँ, ये किस चीज़ में एक्ट करती है, देखिए क्या क्या है ये, कितनी मज़ेदार चीज़ें हैं। भटूरा और डोसा, देखा है कभी घर पे भटूरा बनाया है? तो इसके अंदर हम भटूरा बनाते हुए समय जब इसका डो प्रिपेयर करते हैं तो हम ईस्ट चीज़ नाम की चीज़ ऐड करते हैं, या अगर ईस्ट नहीं ऐड करते तो हम कर्ड ऐड करते हैं, मतलब दही ऐड करते हैं इसके अंदर, ताकि हम इसके अंदर वो बैक्टीरिया दे सकें जो इसके अंदर खाया है ना भटूरा, तो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी आपको खटास लगती है, और जब तक खटास नहीं होती तो वो भटूरे का टेस्ट नहीं आता। एंड सेम इज विद साउथ इंडियन फूड, इडली, डोसा, और ये कहोगे आप उत्तपम, इनके अंदर भी ये फर्मेंटेशन होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये आप ईस्ट के ऐड करने से, या आप ऐसी कोई चीज़ जिससे इस बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और वो फर्मेंटेशन करती है, तो वो ज़रूरी होती है, नहीं तो इन चीज़ों का कोई टेस्ट नहीं आता। तो ये जो आपको ये यमी यमी चीज़ें दिख रही है ना, ये सारी बनाने में आपके जो ये बैक्टीरिया है ना, ये आपके फ्रेंड है, वो ही आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ये तो हो गए थे आपके खाने पीने की बहुत यम्मी यम्मी चीज़ें। कमर्शियल यूज़ में जो ये अल्कोहल होती है, वाइन होती है, विनेगर, पता है विनेगर, एसिटिक एसिड आपके किचन में होता होगा, मतलब कई बार हम पनीर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कमर्शियल, मतलब कमर्शियल क्या हुआ, जो बाज़ार में चीज़ें मतलब हाई लेवल पे मिलती हैं, तो इनको बनाने में भी बैक्टीरिया का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इनको बनाने के लिए ईस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप ईस्ट नहीं डालेंगे तो इनके अंदर अगेन सेम चीज़ के फर्मेंटेशन नहीं हो पाएगी, और फर्मेंटेशन के बिना ये चीज़ें नहीं बन पाती। तो इसके अंदर हम मतलब फर्मेंटेशन बहुत बात कह दिया, फर्मेंटेशन होती क्या है मैं बता रही हूँ अभी आपको। ईस्ट के अंदर क्या होता है, ईस्ट को आप ग्रो करके रखते हैं उन चीज़ों के अंदर जिनके अंदर शुगर होती है, जैसे कि बार्ले, वीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस। तो जो भी ये शुगर कंटेनिंग चीज़ें होती हैं, इनके अंदर आप ईस्ट की ग्रोथ करते हैं, क्योंकि ईस्ट इन चीज़ों पे बहुत अच्छे से ग्रो करती है और इनको कन्वर्ट कर देती है एक ऐसी चीज़ में जो इन चीज़ों को सबको फर्मेंट करती है, और वही प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। अब ये फर्मेंटेशन आ तो गया वर्ड, और इसने हमारे सिलेबस को भी ऐड कर दिया, बट हाँ ये इसके कारण ही हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खा पा रहे हैं। तो ये वर्ड दिया किन्होंने था, ये थे लुईस पास्चर इन 1857। इन्होंने बताया था व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। उन्होंने कहा था द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल दैट इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो जो ये शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना इज नोन एज फर्मेंटेशन। और ये फर्मेंटेशन से क्या क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। मेडिकल यूज़ भी इसका मैं बताऊंगी आपको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके एंटीबॉडीज़ भी एज काम करते हैं, और आपके मतलब बहुत सारी चीज़ों में काम करते हैं। पहले मैं आपको चलिए फर्मेंटेशन बता देती हूँ। फर्मेंटेशन में क्या होता है, शुगर है, जो शुगर पे जब ये ईस्ट ऐड करता है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसको शुगर को जो ईस्ट उस पर ऐड करके कार्बन डाइऑक्साइड, गैस का नाम सुना है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो जब भी किसी चीज़ में गैस निकलती है तो वो, क्योंकि गैस हल्की है और वो ऊपर उठती है, तो जिस भी चीज़ में गैस होगी तो उसके अंदर बबल्स रिलीज होंगे, और नेचुरल है कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और उसके अंदर प्लफीनेस आ जाएगी, मतलब छेक 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 आ जाएंगे। जैसे कि केक कहते हैं ना, बड़ा स्पंजी बना है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे छेक होते हैं, मतलब एयर की एंट्रैप होती है उसके अंदर। एयर उसके पॉकेट्स मतलब अपनी स्पेस बनाए रखती है उन चीज़ों के अंदर, और उसके कारण ही ब्रेड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, या जो ये इडली, डोसा और ये भटूरा, इसके कारण ही ये थोड़े से फर्मेंट होते हैं, मतलब खटास आती है इनके अंदर, क्योंकि शुगर जो उनके अंदर ऐड किया हुआ था वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और उसके कारण ही उनका लो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अभी शायद नहीं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई, तो मैं दोबारा आपको टॉपिक आने पे दोबारा करूँगी। मेडिकल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotics, tablets,
कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेंसिलिन। जब आप बीमार पड़ते हो डॉक्टर के पास जाते हो और इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, और कई बार एंटीबायोटिक्स देते हैं, वो भाई ये खा लो आप ठीक हो जाओगे। और उसके अंदर भी क्या है, उनके अंदर भी किसका फ्रेंडली रोल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही वो रोल प्ले करते हैं जिसके कारण आप ठीक हो पाते हो। ये कैसी गड़बड़ बात बोल रही हूँ मैं, हमने तो सुना था हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण बीमार होते हैं, लेकिन हाँ यही एक पार्ट है जो आपका इसमें ये आपको ठीक करने के लिए भी काम करता है। ये धीरे धीरे आपको समझ आएगा, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी, ये भाई क्या है, ये हमें बीमार कर रहे हैं या ठीक। मैं आपको अभी डिटेल में आपको आगे समझाती हूँ। ये क्या होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही ऐसे दूसरे होता है ना, एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ता है, जैसे आपने बॉडीगार्ड रखा है और आपको सामने कोई आपका दुश्मन आ रहा है उससे बचा रहा है, इन द सेम वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारी बॉडी में एक ऐसे मतलब हमारे बॉडीगार्ड का काम करते हैं, जो कोई भी हमारी बॉडी में इन्वेड कर रहा होता है या कोई भी हमारे को अटैक कर रहा होता है दूसरा इंसान, तो उससे प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस ढंग से ये एक एंटीबॉडी का भी रोल करते हैं। मैं अब आपको क्लियर करूंगी धीरे धीरे आगे, लेकिन अभी तक आप इतना ही कीजिए कि आपको इतना समझ आए कि हमारा एज फ्रेंड कहाँ कहाँ पे पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो ये और मेडिसिनल यूज़ इनका मैं आपको आगे की वीडियो में कवर करूंगी। अभी तक आप इतना ही कीजिए, क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन शुगर का कन्वर्शन है कार्बन डाइऑक्साइड में, और उसके कारण ही आपकी जो चीज़ों में खटास आ रही है, या केक का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, या ब्रेड का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वो थोड़े स्पॉन्जी बन रहे हैं और अच्छे दिख रहे हैं, तो वो सब चीज़ है वो जो आप ईस्ट ऐड कर रहे हैं। ईस्ट क्या है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपका ये प्रोसेसिंग करके आपको ये यम्मी यम्मी चीज़ें खाने के लिए प्रोवाइड कर रहा है। तो जो ये आगे इसका मेडिसिनल है, ये मैं अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। आप तब तक यही वाला पार्ट अच्छे से करिएगा, और कोई डाउट है या आपको कहीं पे कोई चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि मैं आपको क्लियर कर पाऊँ। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं बहुत सारे लोगों को ये एक्सप्लेन कर पाऊँ और उनको इन टॉपिक से थोड़ा सा डर ना लगे। थैंक यू वेरी मच।